ये बताएं कि ये ओबीसी बिल क्या है, एक आसान जबान में एक आम आदमी के लिए। लेकिन अभी जो नया बिल पार्लियामेंट में आया है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसमें क्या चेंज आने वाला है इस संशोधन से जो कि पार्लियामेंट ने अभी पास किया। तो अब जबकि ये अमेंडमेंट हो चुका, तो क्या आप समझते हैं कि मराठा रिजर्वेशन का रास्ता खुल गया है? आज हम एक नया कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए, यानी सवाल अपना और जवाब उनका। हम आप इस प्रोग्राम में आम लोगों के आम सवालात उन खास लोगों से पूछेंगे जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उनके खास जवाब आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं श्री राकेश राठौड़। राकेश राठौड़ जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने मराठा रिजर्वेशन पर सरकार की पैरवी भी की है। वो एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि अभी पार्लियामेंट में नया ओबीसी अमेंडमेंट बिल क्या है, वो क्यों किया गया और उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं श्री राकेश राठौड़ से। दोस्तों, नोबेल रूल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील श्री राकेश राठौड़ जी से बात करेंगे। आप सिर्फ एक एडवोकेट ही नहीं बल्कि एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में होने वाले मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पे आपकी बहुत गहरी नज़र है। तो आज हम इनसे ओबीसी का जो नया बिल आया है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। राकेश राठौड़ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये ओबीसी बिल क्या है, एक आसान जबान में एक आम आदमी के लिए। देखिए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे भारतवर्ष में काफी कास्ट रिलेटेड बातें रही हैं, वर्ण सिस्टम रही है, जिसके वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसे 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया था। और जो शूद्र लोग थे, जिसे हम अनटचेबल भी कहते थे, वो पिछड़े जाति से आते थे। उनको हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी संस्था है, हमारा सोसाइटी में उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उन्हें बाहर रखा जाता था। वो जहाँ पे उनका जो पानी है, दूसरे लोगों के पानी में वो पानी नहीं पी सकते हैं। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा था भेदभाव कि अगर उन लोगों की छाया भी अगर ऊपर के जाति वाले लोगों पे पड़ जाती थी, ब्राह्मणों पे पड़ जाती थी, तो उनको मार दिया जाता था। जी। तो उसके अलावा उन लोगों को एजुकेशन से डिप्राइव किया जाता था, एम्प्लॉयमेंट के उनको कोई संधि नहीं थी एम्प्लॉयमेंट की भी। उनके काम जो थे वो हमेशा के वही थे, मरे हुए जानवरों को उनका डिस्पोजल करना, उनका लेदर जो चमड़ा होता है उसका काम करना, गंदगी साफ करना, यानी ये सारे गंदगी वाले काम जो थे वो उनके तरफ थे। जी, और मेन स्ट्रीम में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए ब्रिटिश राज में अभी नहीं, ब्रिटिश राज में ही रिजर्वेशन आया जी। तो वहां से शुरू हुआ कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं उन लोगों को रिजर्वेशन देके एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में उनको लाने की शुरुआत ये ब्रिटिश राज में हुई। लेकिन इसकी सही पहचान अगर हुई है तो वो हुई है छत्रपति साहू महाराज से, जो कोल्हापुर के राजा थे। जी। तो 1800 में ही उसका एक ऐसा स्कीम बनाया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1902 में हुआ। और वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया। जी। जी। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। और ये रिजर्वेशन का मुख्य इसका एक उद्देश्य ऐसा है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना। देखिए, अगर हम अपने देश का अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक तबका पिछड़ा है और एक तबका आगे जा रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सही बात। तो हम जिसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या संपूर्ण देश का अगर आपको विकास करना है तो हर एक इंसान को आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो जो पिछड़े जाति के, जो पीछे रह चुके लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की स्कीम आई।
जी तो रिजर्वेशन जो है वो 3 जगह पे दिया जाता है। जी एजुकेशन में दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है, और उसके बाद में पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आया, क्योंकि उन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो जी बहुत उनका जो टप्पा था, जो परसेंटेज था वो बहुत कम था, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। बहुत रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, इसलिए उनको फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया गया। जी अच्छा ये बताइए कि ये तो पहले से, जब से हमारी संविधान बना है तब से ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है और लोग इससे सारे देश में फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो नया बिल पार्लियामेंट में आया है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसमें क्या चेंज आने वाला है इस संशोधन से जो कि पार्लियामेंट ने अभी पास किया? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो 127 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। जो बिल आया है वो जी 127 अमेंडमेंट है। 127 अमेंडमेंट को जानने के लिए हमें 102 अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सही। जब 102, ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने, मैं गलती नहीं कहता हूं इसे, मैं महागलती कहता हूं, और मैंने उसी वक्त इसकी आवाज भी उठाई थी, मैंने पत्र भी लिखा था, और मैंने उनको बताया था कि जो हमारे संविधान ने, बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखे हुए संविधान ने जो राज्यों का जो अधिकार है, देखिए जी हमारा भारतवर्ष इतना डाइवर्स है, यहाँ पे इतने जातियां हैं। कुछ ऐसे जातियां जो आपको महाराष्ट्र में मिलेगी वो कर्नाटका में नहीं मिलेगी, कुछ सही ऐसी जातियां जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी जो आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेगी। सही। इसलिए वो अधिकार जो हैं वो उन राज्यों को भी दिए गए हैं, ताकि वो अपने राज्य के जो पिछड़े हुए जाति हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दे। सही। ये तो अधिकार जो दिया था संविधान ने, वो अधिकार 102 अमेंडमेंट्स अब लाके केंद्र शासन ने निकाल लिया। ये कब हुआ तकरीबन? ये 2018-19 की बात है, अच्छा। जब ये अमेंडमेंट लाया। उसमें उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने ओबीसी नेशनल कमीशन अपॉइंट किया है, लेकिन उसी वक्त पहले पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो इन्होंने इतने खूबसूरती से हम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है कि उन्होंने शुरुआत में, हम ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन बना रहे हैं SC ST के धरती पे, आधार पे, जैसे उनका SC ST नेशनल कमीशन है वैसे ओबीसी का भी हम बना रहे हैं। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य शासन को अगर आपको आरक्षण देना है तो वो आरक्षण गवर्नर के थ्रू, गवर्नर के तरफ से वो रिकमेंडेशन जो है वो प्रधान, वो कैबिनेट में जाएगा और सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार होगा वो रिजर्वेशन देने का। उस तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था ये इस अमेंडमेंट के बाद हुआ? जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट कहीं गलत नहीं है। देखिए, कोर्ट जो है वो उनका जो कार्य, जो कायदा है, कानून है, उसके बाहर नहीं जाता है। जी। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। उसका कोई अगर उसका दुरुपयोग कर रहा होगा, गलत कर रहा होगा तो उससे रोकना है, तो उसको रोकना है। सही। ये सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। कायदा बनाने का काम पार्लियामेंट का है। अभी बार बार ये बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका था इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका किसने था। सुप्रीम कोर्ट को रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं जी, वो अमेंडमेंट का मतलब यही है कि सारे अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को जाते हैं। तो ये जो है ये ओबीसी के लिए उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। सही। जो पिछली गलती है वो पिछले गलती सुधारने का काम किया है। सही सही सही। और कुछ नहीं किया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो आया उसमें उन्होंने यही कहा है। और जब मैं खुद मराठा आरक्षण के इसमें वकील था जी, महाराष्ट्र शासन के तरफ से ही मैं वकील था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने राज्य का मैंने वहां पे प्रतिनिधित्व किया है जी, बहुत अच्छा। उस वक्त भी ये मसला आया था कि राज्य शासन को अभी अधिकार ही नहीं है। सही। सुप्रीम कोर्ट ने वो बात को ग्राह्य धरते हुए कहा कि ये जो अधिकार है रिजर्वेशन का ये राज्य शासन से निकल चुका है, उनके पास नहीं है। अच्छा ये बताइए कि पहले तो इन लोगों ने राज्य सरकार से वो अधिकार ले लिया और अब ये लोग राज्य सरकार को वो अधिकार वापस कर रहे हैं, तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्यों ये लोग इसके लिए मजबूर हुए कि राज्य सरकार से जो चीज इन्होंने
एक साजिश करके छीन ली थी, वो इनको वापस करना पड़ा। देखिए, राजनीति या साजिश तो इसमें पक्का है, क्योंकि अगर आप एससीबीसी रिजर्वेशन भी जो देखें, जो महाराष्ट्र में दिया गया था, वो अगस्त महीने में एक अमेंडमेंट आता है। अगस्त में सारे राज्यों के अधिकार ले लिए जाते हैं जी आरक्षण देने के, और नवंबर में महाराष्ट्र में एससीबीसी आरक्षण दिया जाता है। जी तो जो अधिकार पहले ही 3 महीने पहले ही छीन लिए, वो बाद में आपको देने का कारण यही था कि आपको राजकारण करना था, आपको वोट बैंक अपनी मेंटेन करनी थी। जी बस इसका ये सीधा सीधा एक अनुमान लगता है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके पीछे अगर देखा जाए तो कुछ हमारे इसमें ऐसे कट्टरपंथी हैं जिनकी एक विचारधारा है जी जो रिजर्वेशन के खिलाफ है। जी रिजर्वेशन के खिलाफ वाले लोगों का मानना है कि ये आरक्षण बंद होना चाहिए। जी तो आरक्षण बंद करने के उसके लिए जो वो काफी सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, अभी उनको वो मौका मिला जी और वो मौके का उन्होंने फायदा उठाया और 102 अमेंडमेंट लेके आए। 102 जी अमेंडमेंट लाके उन्होंने जो पूरे अधिकार है वो केंद्र शासन को दे दिए। जी लेकिन जिस तरह से हर जगह बवाल उठा, जी जी जो हमारी उसमें मैं भी खुद भी शामिल था, हमारे खुद के चाचा हैं जो खासदार थे, जो एक्सपर्ट करके वो कमिटी में बुलाए गए थे, उन्होंने खुद होके अपना डिसेंट नोट भी दिया था कि ये अमेंडमेंट लाके आप राज्य सरकार के अधिकार छीन रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। जी लेकिन उनका माना नहीं गया और 102 अमेंडमेंट लेके आए। अभी हर जगह जहां पे पूरे संपूर्ण ये जो अमेंडमेंट आया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूर्ण भारत के ऊपर है। जी जितने पूरे भारत में ओबीसी है, सारे ओबीसी का इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सारे राज्यों के अधिकार चले जाते हैं। ये जैसी केंद्र शासन को पता चल गया तो वो जी। अभी ये 127वां अमेंडमेंट लेके आ गए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप तो महाराष्ट्र, ये जो मराठा रिजर्वेशन है, इसके मूवमेंट में शुरू से साथ रहे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट तक आपने इसकी पैरवी की है। तो अब जबकि ये अमेंडमेंट हो चुका, तो क्या आप समझते हैं कि मराठा रिजर्वेशन का रास्ता खुल गया है? देखिए, आरक्षण देने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो रखी गई हैं, जिसका पालन होना बहुत जरूरी है। जी सबसे पहले तो वो आरक्षण कभी भी जाति के ऊपर नहीं मिलता है, जी सिर्फ जाति के ऊपर नहीं मिलता है। आरक्षण इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर नहीं मिलता है। जी सिर्फ कोई इंसान गरीब है, गरीब के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता है, ऐसा एक चलन था। अगर आप पिछड़े जाति से है तो आपको आपका पिछड़ापन जो है वो साबित करना पड़ता है। सही। आपके साथ में एक ताबू होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई महार है तो लोग जी कहते हैं उसको, अरे वो उसको उसको उधर मत जा, वो महार है। जी जी अगर कोई धोबी है तो कहते हैं अरे वो धोबी है। तो ये जो है उसके साथ में जो एक तबका लगा हुआ है, जी जी एक स्टिग्मा जो कहते हैं, वो स्टिग्मा होना जरूरी है, जिसके वजह से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं। फिर देखा जाता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, आपका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कितना है, एजुकेशन में आपके लोगों का कितना पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंटेज है, ये देखा जाता है। इसके आधार के ऊपर आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये सरकार उनका डिसाइड करती है। और आज जो ओबीसी के बारे में एम्पेरिकल डेटा के बारे में आपने सुना होगा, जी तो ये एम्पेरिकल डेटा यही है। तो कोई भी आरक्षण देने के पहले एम्पेरिकल डेटा जरूरी है। अब देखा जाए तो ये मराठा आरक्षण के इसमें गायकवाड़ आयोग आया था, गायकवाड़ आयोग ने अपना निकष दिया और उस आधार पे आरक्षण दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतना सराहा नहीं है। गायकवाड़ आयोग को उसमें काफी कमियां रह गई है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मानना था। अगर हम ये समाज को अगर देखें तो ये हमेशा से बहुत ही क्षत्रिय समाज था, मराठा समाज। ये सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में नहीं है, आप उत्तर प्रदेश तक के मराठा समाज जा चुका है, हर जगह है, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, हर जगह है। और ये हमेशा एक प्रगट, एक अपर कास्ट करके माना गया है। जी, मतलब इसके साथ कोई स्टिग्मा नहीं है। स्टिग्मा नहीं है जी ये समाज के साथ कोई स्टिग्मा नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने जो कोर्ट में जो मैं इनका पक्ष रखा है वो मैंने अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में रखा है। जी
मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये मेरा एक व्यक्तिगत, मेरा अपना ओपिनियन है। जी तो मेरा प्रोफेशनल एक है और मेरा पर्सनल एक अपना ओपिनियन है। तो हमने व्यावसायिक दृष्टि से भले ही उनको ये किया होगा, जी लेकिन ये समाज के पीछे कोई स्टिग्मा नहीं है। जी उनको कहीं पे भी एजुकेशन के लिए उनको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होती है। बल्कि साहू महाराज ने तो दूसरों को रिजर्वेशन दिया, जी, अभी आपने बताया। बिल्कुल। तो देने वाला लेने वाला कैसे हो सकता है? एकदम बराबर। आप देख लीजिए कितने चीफ मिनिस्टर मराठा हो गए हैं। जी आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर से थोड़ी नहीं, गली से तो दिल्ली तक के आप देख लीजिए मराठा लोग हैं। जी आप पंचायत समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष देख लीजिए, आपको मराठा समाजी दिखेंगे। जी पिछड़े जाति के बहुत कम होते हैं, और वो भी रिजर्वेशन होने की वजह से आपको पिछड़े जाति के लोग आने लगे। जी जी जी, सही बताया आपने। तो अब आप ये समझते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, इतनी बड़ी जो है वो आंदोलन चला, और उसके बाद इनका अपना प्रभाव जो है वो सभी पार्टियों पे है, तो क्या आप समझते हैं कि इस रुकावट के दूर होने के बाद मराठों को रिजर्वेशन नहीं देना ये राज्य सरकार के लिए संभव होगा? देखिए, बात राज्य सरकार के ऊपर है ही नहीं। राज्य सरकार जो कर सकती थी वो उन्होंने पहले ही कर दिया, एससीबीसी आरक्षण देके। लेकिन आरक्षण देना ही नहीं, उसको कोर्ट पे टिकाना भी जरूरी है। अच्छा। और हमारे न्यायपालिका जो व्यवस्था है वो इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत ही मानी जाती है, और जो कोई चीज अगर सही है तो सही मानी जाती है। तो भले ही राज्य सरकार कुछ कर ले या केंद्र सरकार कुछ कर ले, लेकिन उसे कोर्ट के सामने जाके उसको साबित करना ही पड़ेगा। और अगर वो गलत है तो वो गलत होगा, और वो अगर सही है तो सही होगा। तो आप ये समझते हैं कि अगर अभी राज्य सरकार ने इसको पारित कर भी दिया तो ये चैलेंज होगा और इनको कोर्ट में वैलिडेट कराना पड़ेगा कि ये जस्टिफाइड है, ऐसा? अगर उनको आरक्षण दे भी दिया है तो देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मसला ऐसा हो गया है कि 19% ओबीसी है जी, और 11% विजेएनटी है, जी, विमुक्त जाति, भटका जमाती, जी, नोवाडिक ट्राइब, टीटीएनटी जिसे बोलते हैं। ठीक। और बाकी का कुछ वर्ग ऐसा है जिसे हमने दिया है, जैसे गोवारी हैं, एसबीसी लोग हैं, ऐसा करके टोटल रिजर्वेशन ये ऑलरेडी 50% के ऊपर जा चुका है। सही, 52% हो गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि 50% में इनको कैसे आप समाने वाले हैं। जी रिजर्वेशन देना एक बात है, लेकिन रिजर्वेशन आप देंगे कहाँ? क्योंकि ओबीसी वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर मराठा आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 घोड़े हैं जी उसमें से एक अरबी घोड़ा है जी और एक कमजोर घोड़ा है, और उनके जी सामने अगर हम चना रख देते हैं जी तो कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा सही बात है, सही बात है। तो ये डर जो है ये पिछड़े जाति के ऊपर भी है कि अगर हम इन लोगों को अपने इसमें कर लेते हैं तो सारा चना तो यही खा जाएंगे। हम लोग तो फिर से पिछड़े होने के बाद भी और पिछड़े ही रह जाएंगे। जी, तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे, मतलब उठा पाएंगे। इसलिए ऐसा मानना था कि आप उनको, हमें आरक्षण देने में, जैसे मैं अभी ओबीसी आंदोलन में शामिल हूँ, आप जानते हैं। ओबीसी के लिए मैं अभी ये आरक्षण के लिए भी, उसको बचाने के लिए मैं बहुत आंदोलन कर रहा हूँ हर जगह। आपने पेपर में भी देखा होगा, जालना हो गया, मराठवाड़ा में हमारा हो गया है अभी 31-30 तारीख को सोलापुर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद में पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला ऐसा है कि इन लोगों को अगर आप दो, हमने इनका कभी विरोध नहीं किया, आप उनका आरक्षण देना है तो आप दीजिए, लेकिन ओबीसी में मत दीजिए। सही, आप अलग से कुछ दीजिए, और अलग से दे नहीं सकते क्योंकि 50% के ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए ये जो अमेंडमेंट लाया है 127 जी, 127 में अगर ये प्रावधान करते कि 50% के ऊपर हम आरक्षण सरकार दे सकती है, एक आपवादिक सिचुएशन में, एक एक्सेप्शन के तौर पे, ऐसे एक्सेप्शन के तौर पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के तौर पे अगर हम आरक्षण देने के प्रावधान करते तो 127 का मैं वेलकम करता, मैं उसका स्वागत करता। जी जी,
तो ये चीज 127 सेंट्रल कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने अभी तक की नहीं है कि आप जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये 50% क्रॉस कर सकते हो, या इसकी आजादी है स्टेट गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार ही ये कर सकती है, क्योंकि इंदिरा साहनी का जो केस आया था, जो लैंडमार्क जजमेंट था, जी टका की हमें जो लिमिटेशन है, जो 50% की दिया है, वो इंदिरा साहनी ने दिया है। जी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर ऑर्डर सेट असाइड करना है, तो आपको पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है। सही पार्लियामेंट सर्वोच्च है, सही। वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब जो 50% वाली जो ये थी, जो लिमिटेशन थी, वो आज भी बरकरार है। तो वो सीलिंग को हटाए नहीं और फिर बीच में जो है वो लोग अपनी जिम्मेदारी मतलब एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट पे डाल के अपना पल्ला झाड़ लिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपनी जो पुरानी गलती थी वो सुधारने का काम केंद्र सरकार ने 127वें अमेंडमेंट में किया है। और इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष जो है वो हमेशा, चाहे जो भी हो, विपक्ष पार्टी के हिसाब से नहीं होता है। विपक्ष ये हमेशा जनता के सबसे करीब में होता है, क्योंकि वो जनता की आवाज उठाता है। और विपक्ष को जो इतने दिनों से उसके ऊपर, मसले के ऊपर आवाज उठा रही थी, उसका कारण यही था कि ये जो भी बिल ला रहे हैं, वो बिल का आम जनता से कोई ताल्लुक नहीं। सही है, ये सिर्फ अपने मन मर्जिया चल रहा है। सही। अच्छा वकील साहब, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे क्राइटेरियाज बताए और स्टिग्मा और वो जो कुछ भी इसके इतिहास है। अब जो सरकार ईबीसी के नाम पे जो रिजर्वेशन दे रही है और वो एज गुड एज 10% है, तो उसका जस्टिफिकेशन हमारे संविधान के हिसाब से या सुप्रीम कोर्ट के जो इससे पहले डिसीजन लिए गए हैं उसके हिसाब से कैसे होता है? देखिए, ये जो आरक्षण लाया है, जिसे हम सब लोग स्वर्ण आरक्षण के नाम से जानते हैं सही बताया। देखा जाए तो हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान ही नहीं है जी कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन देख के उसे आरक्षण दिया जाए। अगर ये आरक्षण अगर आप देना चाहते हो, तो आज जो मुकेश अंबानी, जो छोटे भाई है अंबानी के, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित, दिवालिया घोषित कर दिया है। आज वो भी गरीब हो गया, आप उनके बच्चों को 10% दोगे? सही बात है। विजय माल्या जो अभी उसके सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है, अभी वो भी गरीब हो गया, क्या आप उसके बच्चों को दोगे? देखिए, अमीरी और गरीबी जो है वो कभी भी किसी का डिसाइड नहीं, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होने वाली चीज, वेरिएबल है। आज कोई अगर ये तो भगवान की मर्जी है, खुदा का, अल्लाह की कर्म से कोई भी रंग भी राजा बन जाता है, राजा भी रंग बन जाता है। सही ये तो सब ऊपर वाले की देन है। उसका आधार, वो रिजर्वेशन का कभी ना आधार था, न आधार अभी भी था जब तक स्वर्ण आरक्षण नहीं था। सही। स्वर्ण आरक्षण लाके उसका एक में वो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि जो गरीबी आधार के नीचे है, उनके लाइन के नीचे उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो हम उन्हें फैसिलिटी देते थे, पहले से ही था। अगर आप देखेंगे, फ्री शिप जो है, आपकी इनकम के कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिला करती थी, फ्री शिप मिला करती थी, आपको खाने के लिए अनाज, राशन, पानी मिल जाता है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, सब कुछ है, आपको सारी चीजें मिलती थी। लेकिन ऊंचे जाति को आरक्षण देना, ये सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर का ही नहीं, लेकिन भारत के संविधान का भी अपमान है, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपने जो है बहुत ही करीब से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना व्यक्तिगत जो आपका सोच है उसको भी बहुत ही खुले तौर से रखा, और मैं समझता हूं कि इससे हमारे देखने वालों को इस प्रॉब्लम को, इस मसले को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। हम आपसे आगे एक और जो जनगणना का मसला है जाति के आधार पर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है इसलिए हमने उसको अलग रखा है। तो आप इस प्रोग्राम में, वो तो बहुत खूबसूरत एक टॉपिक है जी, तो उस पर हम तो मतलब उसको लिए हम पूरा प्रोग्राम डेडिकेट करना चाहते हैं कि उससे क्या फायदे होंगे और क्यों वो मांग की जा रही है और क्यों उसको रोका जा रहा है या क्यों उसको टाला जा रहा है।
तो उस पर हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। आज आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। बहुत थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज़। दोस्तों, हमारे नए प्रोग्राम सवाल अपना जवाब उनका में आज आपकी मुलाकात हुई श्री राकेश राठौर से। इस तरह का प्रोग्राम हर हफ्ते थर्सडे को हम किसी न किसी नए मेहमान के साथ करेंगे और उनको आपके रूबरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। उससे पहले सैटरडे को हम कथा कथन में और मंगलवार को खबर पर नजर में मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाकर पेश कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।